जा रही हूँ इंग्लिश की पेडागोजी, जो हमने हिंदी की पेडागोजी कंप्लीट की है, मैथ्स की भी हो गई है, और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इंग्लिश की पेडागोजी के बारे में। ठीक है, तो जिसने भी अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली है तो एक बार फिर से रिवीजन के लिए हम सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एक बार उन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे। और जैसे आपको पता है कि 31 को हमारा सीटेट का एग्जाम है, तो हम हमारे पेपर को सोल्व भी करवाएंगे यहाँ पे। स्टडी पोर्टल को इसे सब्सक्राइब कर लेना और रेडी रहना। जो खुद भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी के फैमिली मेंबर से एग्जाम दे रहे हैं, तो आप एक बार स्टडी पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप वहां से अपने पेपर का सोल्यूशन आप सेम डे पे वहाँ पे देख सकते हैं। हमारा सारा स्टाइल जो सीटेट का आपका मेन स्टाफ सारा क्या रहेगा वहाँ पे उस दिन ऑनलाइन रहेगा, अवेलेबल रहेगा, लाइव रहेगा, और आप वहाँ से अपने पेपर को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने कितनी क्वेश्चन ठीक किए हैं और आपने कहाँ कोई मिस्टेक्स की है। तो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश की पेडागोजी के बारे में। देखिए फटाफट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर किसी को ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट या हमारे जो भी थ्योरीज वगैरह हैं अभी भी 2-3 डेज हमारे रहते हैं, जैसे कि आज थर्सडे है और हमारा फ्राइडे सैटरडे रहता है, तो किसी को डिटेल्ड पीडीएफ अगर चाहिए तो वो क्या कर सकता है, स्टडी पोर्टल पे जाके वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक से आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को वहाँ से या किसी भी सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, वहाँ से लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो। हमारे सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से उनको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ इंग्लिश की पेडागोजी। हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पर आप देखना कि इंग्लिश वैसे तो हमारी सारी पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन कई बच्चों को क्या होता है बैकग्राउंड इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, तो उनको लगता है कि इसमें कुछ अलग हो जाएगा। वो तो वो सेम ही है, बस आपको समझना होता है कि जैसे हमारी हिंदी की पेडागोजी थी या हमारी मैथ्स की पेडागोजी है, तो वही ऐसे ही हमारी इंग्लिश की पेडागोजी है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है। आपकी रहती पेडागोजी ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, तो आप एक बार ट्राई करना क्वेश्चन को समझने की क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं और रिप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, कि विशेषता कह सकते हैं कि आपको लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि कौन कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरल सिस्टम, कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, आपकी एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है। सेकंड है लैंग्वेज इज ए यूनिक सिस्टम, लैंग्वेज के यूनिक सिस्टम है, हर एक लैंग्वेज का एक अपना एक पैटर्न होता है, हर एक की क्या होती है अपने ग्रामर, हर एक का कुछ रूल्स होते हैं, तो क्या है लैंग्वेज क्या है, यूनिक सिस्टम है। और थर्ड ऑप्शन है ओनली सेकंड इज करेक्ट, यानी कि लैंग्वेज इज ए यूनिक सिस्टम। और द डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, कि लैंग्वेज एक स्ट्रक्चरल सिस्टम भी है एंड लैंग्वेज एक यूनिक सिस्टम भी है। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए तो ये नहीं होता कि कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ एक ही है, यहाँ पे जो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स दिए दोनों के दोनों आपकी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम कहेंगे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मींस लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चरल सिस्टम आल्सो एंड लैंग्वेज इज ए यूनिक सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो कहेंगे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेजेस आर। लैंग्वेज के प्राइमरी फंक्शन हमसे पूछे गए कि लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्या यूज है, क्या कार्य करता है हमारी लैंग्वेज। तो फर्स्ट कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, मीनिंग, कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। सेकंड टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल एज लैंग्वेज इज ए सोशल एक्ट। और सी ऑप्शन ओनली 1 एंड डी बोथ 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फंक्शन पूछना है, तो हम लैंग्वेज मतलब भाषा की बात हो गई, हमें हिंदी माध्यम लैंग्वेज मतलब क्या है, हमारी भाषा। तो लैंग्वेज सबसे पहले क्या है, भाषा क्या है, हमने भावों को विचारों को एक्सप्रेस करने का एक वे है, हम अपनी फीलिंग को, हमारी थिंकिंग को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम पूछ रहे हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज आर, तो फर्स्ट था एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग, मीनिंग, कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं इट इज कंट्रोल ओवर अदर पीपल और एज लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट। तो लैंग्वेज एक सोशल एक्ट की तरह भी कार्य करता है, हम समाज में दूसरे से बात करने के जुड़ने के किसका यूज करते हैं, किसी लैंग्वेज का, भाषा का यूज करते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पूछा था, तो फर्स्ट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट, तो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कमांड ऑफ लैंग्वेज गिव ए फीलिंग ऑफ। अगर आपकी किसी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो उससे आपको कैसी फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है, सिक्योरिटी या सेटिस्फैक्शन। यस, ये सारी अगर आपको किसी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आप होता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो क्या करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं,
सिक्योर फील करते हैं और सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मुझे इस चीज के बारे में अच्छे से पता है। तो ये क्या है, ऑल द थ्री क्या होते हैं, कमांड आपको क्या करती है, ये फीलिंग देती है, कॉन्फिडेंस की भी, सिक्योरिटी की भी और सेटिस्फेक्शन की। तो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। पूछा था कमांड ऑफ लैंग्वेज गिव्स अ फीलिंग ऑफ confidence, satisfaction and security. Yes, all the three options are correct. Next, when language is learned naturally without any systematic practice, then it is called as. जब किसी लैंग्वेज को नेचुरली सीखा जाता है, मतलब उसके लिए आपको कोई अलग से इन्वायरमेंट डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, कि आप स्कूल जा रहे हो, वहां पे आपको लैंग्वेज लैब प्रोवाइड की जा रही है, या एक टीचर है जो आपको सीधे से पढ़ा रहा है, आपको रूल्स सिखाए जा रहे हैं, मतलब विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस जब आप कोई लैंग्वेज सीख लेते हो, तो वो क्या है, वो एक्विजिशन कहते हैं, कि कोई चीज अर्जन करना, ग्रहण करना, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से कुछ चीजों को हमने नेचुरली सीख लिया, उसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ा, तो हमारा क्या कहलाता है, वो एक्विजिशन कहलाता है हमारा। ठीक है, या हम कहते हैं हमारी फर्स्ट लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं, विदाउट एनी एफर्ट, मतलब हमारे घर के अंदर कोई लैंग्वेज जो भी बोली जाती है, आपकी जो मदर टंग कह सकते हैं, मातृभाषा, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो हम विदाउट किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के नेचुरली सीख लेते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे ही है कि व्हेन लैंग्वेज आर लर्न्ड विदाउट एनी प्रैक्टिस देन इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लैंग्वेज। जब किसी लैंग्वेज को बिना किसी प्रैक्टिस के नेचुरली सीख लिया जाता है देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, तो हम उसे हम कहते हैं हमारी फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इट देन इट इज कॉल्ड, क्या है वो तरीका जब हम क्या करते हैं, किसी आर्ट को सीखते हैं, यूजिंग स्किल्स को, प्रैक्टिस को, इज गिवन टू लर्न देन इट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, लर्निंग, अधिगम कहते हैं ना, सीखना कोई चीज को, कि द वे थ्रू विच, वो तरीका जिससे हम सीखते हैं, द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिस इज गिवन देन इट इज कॉल्ड एज लर्निंग। तो हम इसको क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, आपको थ्री क्या दी गई, थ्योरीज दी गई हैं और आपको दिए गए हैं पर्संस के नेम, कि ये थ्योरी किस पर्सन ने दी है। पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि जो थ्री आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन सी थ्योरी आपकी सही से मैच नहीं करी गई है उस पर्सन के साथ जिसने उस थ्योरी को दिया है। जैसे फर्स्ट है B.F. स्किनर, द थ्योरी ऑफ द ऑपरेंट कंडीशन। द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन किसने दी है, आप प्रिपरेशन कर चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन किसके द्वारा दी गई। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन वो दी गई हमारी B.F. स्किनर के द्वारा। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन किसे दी है हमारी B.F. स्किनर ने। तो इन्होंने फर्स्ट को मैच किया है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन को B.F. स्किनर से, ये करेक्ट है, इन्होंने ही दी है। सेकंड है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये किसने दी है हमारी थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है। अगर प्रिपरेशन कर चुके हो, याद है, पता है तो बताओ, कमेंट करो, अदरवाइज मैं बता देती हूँ पावलोव। ठीक है, पावलोव ने दी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर थ्योरी किसने दी है, वर्बल बिहेवियर थ्योरी आपकी किसने दी है। वर्बल बिहेवियर थ्योरी भी हमारी किसने दी है, B.F. स्किनर के द्वारा दी गई। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे तीनों के साथ आपने इन्होंने ऐसे मैच किया है। थ्योरी ऑफ द ऑपरेंट कंडीशन B.F. स्किनर करेक्ट है। थ्योरी ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग ये भी करेक्ट है, पावलोव ने दी है। एंड थर्ड इज वर्बल बिहेवियर दैट इज आल्सो करेक्ट B.F. स्किनर। तो यहाँ पे ऑल द थ्री आर करेक्ट। इन्होंने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, कई बार हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्टली मैच्ड है, तो गलती से भी ये ऑप्शन मत कराना ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्या है, करेक्टली मैच्ड है, तो यहाँ पे आकर नन ऑफ द अबव। सिर्फ कई बार हम
समझ नहीं पाते कहना क्या चाह रहा है, कह रहे हैं नन ऑफ द अबव एक ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव एक है, ऑल ऑफ द अबव। अब पूछा क्या गया था, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अगर आप ऑप्शन चूज करते हो ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब है कि सारे सारे गलत मैच कर रखे हैं, कि सब रॉन्ग है, ये इसने नहीं दी है, ये इसने नहीं दी है, ये इसने नहीं दी है। तो ये आपका नहीं पूछा ही जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अगर ये सारे सारे करेक्टली मैच हैं आपके पेपर में दिए हुए, देन आप कहोगे नन ऑफ द अबव, भाई इनमें से कोई नहीं, सब के सब सही मैच किए गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम यही ऑप्शन चूज करेंगे, नन ऑफ द अबव। भाई यहाँ तो सारे सारे करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, हम कहेंगे कि जो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, which one is the theory based on the habit formation that says that human or any creature give response due to the stimulus or the human learn due to the stimulus। कहने किस कौन सी थ्योरी है जिसके अंदर ये चीज कही गई है। जब हिंदी में तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको ये चीज हिंदी में दी होती तो क्या करते हैं, फटाफट समझ जाते हैं कि हाँ ये कौन सी है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर आपको क्या करना है, समझना है कि यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं आएगी। आपको अदर सब्जेक्ट्स होते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में है तो हिंदी में दोनों तरफ क्या रहेगा, आपका हिंदी ही रहेगी, तो एक ही लैंग्वेज में आएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज है तो उस वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगी, तो आपको उसकी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी आपको कि आपको उसकी हिंदी बताई पड़ेगी ये क्या कहना चाह रहा है। अरे वो हिंदी में होता तो मैं बता देता, ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो यहाँ पर इंग्लिश में ही आएगा, तो आपको एक बार गो थ्रू होना है, कुछ भी नया नहीं है, सारा आपका सीडीपी वाला पोर्शन ही है। अगर आपने सीडीपी अच्छे से प्रिपेयर कर ली है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बार गो थ्रू होना है, कुछ समझने की कोशिश करने की। सीडीपी वाला पोर्शन ही है, लेकिन बस उसकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश में दे दी गई है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए तो ईजी होगा, उनको कुछ नहीं लगेगा, तो वो अलग से प्रिपेयर करें। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को रहेगा कि अरे इंग्लिश में समझ नहीं आती, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, लेकिन है वो आपका सेम वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। सिद्धांत है जिसने दिए हैं वो सब चीजें सेम ही रहेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको पुट हो जाते हैं कि अगर मैथ्स है तो मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकाल लेते हैं आपके उसके अंदर पेडागोजी वाले क्वेश्चन में, ऐसे इंग्लिश के अंदर निकाल लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है आपको, नया नहीं है कुछ भी। यहाँ पे कहा था which theory based on the habit formation that says that human or the creature give response to the stimulus and the human learn due to the stimulus। तो यहाँ पे कौन सी है कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग। कौन सी थ्योरी है ये, क्लासिकल कंडीशनिंग वाली थ्योरी है हमारी। ओके, नेक्स्ट है आपका which one of the following is not one of the stage of learning। कौन सी स्टेज नहीं है लर्निंग की। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्टेजेस ऑफ लर्निंग। सीटेट में बहुत बार आ चुका है, मैंने 2015 के अंदर सीटेट को पास आउट किया था, उसके बाद भी 2-3 बार पास आउट कर चुकी हूं, लेकिन इनमें से हमेशा स्टेजेस ऑफ लर्निंग में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग 5 होती है, और यहाँ पे क्वेश्चन बीच में आ गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि याद कर लेना 5 स्टेप्स की आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। कई बार ये पूछ लेते हैं इस स्टेज से पहले कौन सी आती है, या इससे जस्ट बाद में कौन सी आती है, या इन ऑप्शंस में से कौन सी आपकी स्टेज ऑफ लर्निंग नहीं है। तो स्टेजेस ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, क्या स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो ध्यान रखना आपकी स्टेजेस ऑफ लर्निंग कितनी होती है, आपकी 5 होती है। और यहाँ पे पूछा गया है which one of the following is not the stage of learning। कौन सी स्टेज ऑफ लर्निंग नहीं है। फर्स्ट है एक्विजिशन, सेकंड है मेंटेनेंस, थर्ड है जनरलाइजेशन, फोर्थ है अडॉप्टेशन। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ADOPTATI अडॉप्टेशन। ऐसी कोई स्टेज नहीं है, अडॉप्टेशन नहीं है, अडेप्टेशन है। तो यहाँ पे स्पेलिंग आपकी गलत की हुई है, ऐसी कोई स्टेज नहीं है। आपकी जो स्टेज है वो अडेप्टेशन है। एक बार मैं आपको लिखवा के देती हूँ, 5 स्टेज लिख लो, कई बार क्वेश्चन पुट हो जाता है। फर्स्ट हमारी क्या है, एक मिनट, स्टेजेस ऑफ लर्निंग फर्स्ट थिंग होती कितनी है, 5 होती है। फर्स्ट हमारी क्या है,
फ्लुएंसी, फ्लुएंसी कह सकते हो या प्रोफिशिएंसी कह सकते हो। प्रोफिशिएंसी, ठीक है। थर्ड स्टेज है आपकी मेंटेनेंस। फोर्थ स्टेज है आपकी जनरलाइजेशन। ठीक है। और लास्ट फिफ्थ स्टेज है आपकी एडेप्टेशन। वहां पे ऑप्शन में अडॉप्टेशन दिया होता है, यहाँ पे क्या आएगा, एडेप्टेशन आएगा। अडॉप्टेशन नहीं है कोई स्टेज, एडेप्टेशन। ठीक है। तो ये आपकी सीक्वेंस याद रखना। कई बार पूछ लेता है कि इससे पहले वाली जनरलाइजेशन से पहले कौन सा स्टेप आता है आपका, मेंटेनेंस। कई बार पूछ लेता है कि फ्लुएंसी के बाद कौन सा आता है आपका, मेंटेनेंस, या लास्ट कौन सी है, एडेप्टेशन। तो फर्स्ट हमारे क्या है, एक्विजिशन, सेकंड है प्रोफिशिएंसी लिखा सकता है, फ्लुएंसी लिखा सकता है या प्रोफिशिएंसी लिखा सकता है, थर्ड आपकी मेंटेनेंस, फोर्थ जनरलाइजेशन और फिफ्थ है आपका एडेप्टेशन। ठीक है। ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप इसके पेपर उठा के देखना, किस स्टेज ऑफ लर्निंग पूछा जाता है। इससे मैंने को मेंशन कर दिया कि सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बता भी देती हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज एक्विजिशन। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन लर्न अ न्यू टास्क। इसके अंदर सबसे पहले कोई बच्चा क्या सीखता है, लर्न्स अ न्यू टास्क। कोई भी नया टास्क वो सीख रहा है, लर्न अ न्यू टास्क। कोई भी नया टास्क को सीखता है फर्स्ट स्टेज के अंदर, एक्विजिशन के अंदर। सेकंड है, द सेकंड स्टेज इज फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी। During this stage, the person learn to perform the new task to a higher degree of accuracy. Do task with higher degree of accuracy. मतलब और अधिक उसको करेक्ट तरीके से अच्छे से उसको करना है। आपका वो चीज पहली बार करते हो तो आपको टाइम लगेगा, मिस्टेक भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस चीज को 2-3 बार करते हो तो आपको चीज समझ आती है। आप उसको ज्यादा जल्दी से फास्ट और विदाउट मिस्टेक करना स्टार्ट करते हो। तो मतलब सेकंड लेवल फ्लुएंसी में फ्लुएंट है, बहुत फ्लुएंसी से बोलते हैं, मिस्टेक नहीं करता है, बहुत फ्लुएंट है, मतलब उसकी पकड़ उस लैंग्वेज के ऊपर आप कह सकते हो। तो फ्लुएंसी प्रोफिशिएंसी मतलब क्या है, डू टास्क, जो काम आपने फर्स्ट स्टेज में सीखा है, लर्न अ न्यू टास्क को डू टास्क विद हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि पहले से ज्यादा अच्छे से अब उस टास्क को कर पा रहा है सेकंड स्टेज के अंदर। थर्ड है आपका, द थर्ड स्टेज इज मेंटेनेंस। मतलब ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन इज एबल टू परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंटली। मतलब अब वो विदाउट किसी हेल्प के, पहले कोई टीचर या कोई फ्रेंड या कोई गाइड आपको बता रहा है कि कैसे करना है, कैसे नहीं, गाइड कर रहा है आपको, यहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली, मेंटेनेंस वाला क्या करता है, इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर देता है। The third stage is maintenance. During this stage, the person is able to perform the task independently, even after teaching has been ended. Even after teaching has been ended. ये सिखाने वाला काम था वो खत्म हो चुका है, फिर भी वो क्या करता है, विदाउट किसी की हेल्प के इंडिपेंडेंटली उस काम को करना स्टार्ट कर देगा। तो आपसे पूछा जाएगा ना, कई बार इस लाइन को देख दिया फिर पूछेंगे ये कौन सी स्टेज है, कि वेयर अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म अ टास्क इंडिपेंडेंटली इवन आफ्टर द टास्क या टीचिंग टास्क हैज बीन एंडेड। तो ये आपका कौन सा स्टेज है, देन इट इज मेंटेनेंस। यहाँ पर हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सेकंड स्टेज का जो कीवर्ड है आप ये कह सकते हो। यहाँ पे लर्न अ न्यू टास्क, ये फर्स्ट स्टेज है, और उसके बाद है जनरलाइजेशन। फोर्थ स्टेज की बात कर रही हूँ, द फोर्थ स्टेज इज जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन लर्न टू जनरलाइज द लर्न स्किल टास्क टू द अदर सिचुएशन और एंड। मतलब जनरलाइज करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कोई चीज सीखी है तो उसी सिचुएशन में उसको यूज नहीं कर रहा है। जनरल मतलब आप उसे फॉर्मूला या कुछ मेथड निकाले कि हाँ ये चीज मैंने सीख ली, अब मैं इसको किसी नई सिचुएशन में भी क्या कर सकते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आपकी सीखी हुई चीज को आप कहीं और में भी यूज ला रहे हो किसी अदर सिचुएशन में, दैट इज
जनरलाइजेशन, कि आपने एक नियम बना लिया, एक फॉर्मूला आपको मिल गया, जनरल मेथड मिल गया, आपने कुछ सीखा, अब उसको आप अगर अदर सिचुएशन में यूज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, जनरलाइज द लर्न स्किल टू अदर सिचुएशन, राइज द लर्न स्किल टू अदर सिचुएशन, कि दूसरी सिचुएशंस के अंदर आप उस सीखी हुई चीज को जनरलाइज करके यूज कर रहे हो, वो हमारा कहलाएगा फोर्थ है जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है लास्ट स्टेज इज एडेप्टेशन, लास्ट स्टेज इज एडेप्टेशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लर्नर applies a previously learned skill in a new area of applications without direct instructions or guidance, कि बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के कि हाँ इसमें पहले वाला मेथड यूज होना चाहिए, ये ऐसे ही तो है, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी जा रही, आप अपने हिसाब से मतलब आपने चीज को अच्छे से अडेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया अपने उसमें, अब आपको बिना किसी गाइड के, बिना किसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के आप उस चीज को क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो अपनी लर्न स्किल को किसी न्यू एरिया ऑफ एप्लीकेशन के अंदर, दैट इज आपकी लास्ट स्टेज। द लास्ट स्टेज इज एडेप्टेशन। During this stage, the learner applies a previously learned skill in a new area of application without direct instructions or guidance. ठीक है? ठीक है, ओके, ये हमारी 5 स्टेजेस हैं, एक बार फिर से ध्यान देंगे ना, स्क्रीनशॉट लेना। फर्स्ट है एक्विजिशन, सेकंड है फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी, थर्ड आपका मेंटेनेंस, फोर्थ आपका जनरलाइजेशन और फिफ्थ आपका एडेप्टेशन। जो हमारे पिक्चर ऑप्शन में एडॉप्टेशन दिया था, एडॉप्टेशन, तो ध्यान रखना एडॉप्टेशन कोई स्टेज नहीं है, एडेप्टेशन से, ठीक है। अब वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। बैक क्वेश्चन क्या था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देती हूँ, फर्स्ट है एक्विजिशन, सेकंड है मेंटेनेंस, थर्ड है जनरलाइजेशन और फोर्थ है अडॉप्टेशन। तो अडॉप्टेशन नहीं है, एडेप्टेशन है, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा अडॉप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम इज दैट द चाइल्ड शुड लर्न टू डू द टास्क बोथ एक्यूरेटली एंड क्विकली, द स्टेटमेंट फिट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। अब देखो मैंने आपको ये सारी पांचों स्टेज क्या है डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे इनसे पूछा है कि ये जो डेफिनेशन है या ये जो लाइन से ही कौन सी स्टेज के बारे में कही गई है। कह रहे हैं द एम इज दैट द चाइल्ड शुड लर्न टू डू द टास्क बोथ एक्यूरेटली एंड क्विकली, जल्दी से, एक्यूरेटली, क्विकली मतलब जल्दी से, एक्यूरेटली मतलब विदाउट एनी मिस्टेक्स, एक्यूरेसी के साथ। द स्टेटमेंट फिट होती है कौन सी, नीचे होता है फॉलोइंग स्टेज के में। बताओ अभी मैंने कहां पे कहा था हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कहां पर है हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सेकंड स्टेज में ना, फ्लुएंसी या फिर प्रोफिशिएंसी के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा फ्लुएंसी। चार ऑप्शन देखिए, एक्विजिशन, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन एंड फ्लुएंसी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्लुएंसी। चाहे ये वर्ड लिखा मिले प्रोफिशिएंसी या ये वर्ड लिखा मिले फ्लुएंसी, आपका हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या स्पीड, क्विकली की बात हुई तो क्या कहेंगे फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्रोडक्टिव स्किल्स। देखो हिंदी वाली साइकोलॉजी जब मैंने करवाई थी तब मैंने आपको क्या कहा था, अभिव्यक्तात्मक स्किल्स होती हैं हमारी क्वेश्चन, और हमारी क्या होते हैं ग्रहणात्मक क्वेश्चन होते हैं कि किसी से हम अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त का मतलब हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ हम बोल के करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लगा, ऐसे करना चाहिए था। अभिव्यक्त करते हैं हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। तो या तो हम बोल के अभिव्यक्त करते हैं या फिर हम लिख के अभिव्यक्त करते हैं कि आप इससे बात नहीं करो, आप उसको लिख के मैसेज कर दिया, लेटर लिख दिया, कुछ भी, या लिख के अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करते। तो यहाँ पे पूछा कौन सा क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में बताना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ध्यान रखना प्रोडक्टिव के साथ एक वर्ड है ना, ये है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल की अगर बात हो रही है तो प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है हमारी, उसको हम हिंदी में अगर बात करो अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो अभिव्यक्तात्मक, कि आप अभिव्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, या तो आप बोलकर या फिर लिखकर। तो आपके प्रोडक्टिव स्किल हो जाएंगे स्पीकिंग
और राइटिंग। तो एक ऑप्शन में दिया है स्पीकिंग, एक में दिया है राइटिंग और थर्ड ऑप्शन में दिया है बोथ 1 and 2 और डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो प्रोडक्टिव स्किल की बात हो रही है तो दोनों के दोनों प्रोडक्टिव स्किल है, तो बोथ 1 and 2 आर द प्रोडक्टिव स्किल। ओके, एक चीज और बता दूं तुम्हें, ये रुको, टाइम पे देखते ना उस टाइम पे मिलेगा नहीं। देखो प्रोडक्टिव जो आपकी स्किल है ना, प्रोडक्टिव स्किल को आप एक्टिव स्किल भी कह सकते हो। अगर आपका प्रोडक्टिव स्किल वर्ड लिखने के बजाय यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा आ जाए, एक्टिव स्किल, तब भी आप क्या करके आओगे, स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, या तो इंग्लिश का पेपर है तो उसमें हिंदी ट्रांसलेशन तो आएगी कि अभिव्यक्तात्मक तो लिखा मिलेगा नहीं आपको, तो आपको जो लिखा मिलेगा या तो लिखा मिलेगा प्रोडक्टिव स्किल या फिर आपको लिखा मिलेगा एक्टिव स्किल। ठीक है, तो अगर लिखा मिलता है प्रोडक्टिव स्किल या लिखा मिलता है एक्टिव स्किल, मतलब जिसमें आप एक्टिव होते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो वो हमारी कौन कौन सी होती हैं, दीज आर आपकी स्पीकिंग, आप एक्टिव हो, आप बोल रहे हो, या फिर तो आपकी प्रोडक्टिव स्किल या एक्टिव स्किल में कौन सा आएगा, स्पीकिंग एंड आपका राइटिंग। क्या आप जिसमें एक्टिव हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप बोल रहे हो या लिख क्या बता रहे हो, तो प्रोडक्टिव स्किल होगी या फिर एक्टिव स्किल कहलाएगी। सेकंड आपकी होती है कौन सी स्किल, रिसेप्टिव स्किल या फिर पैसिव स्किल, जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो आप पैसिव होकर सुन रहे होते हैं, वो हमारी कौन सी होती है, लिसनिंग, कि दूसरा बोल रहा है आप उसको सिर्फ सुन रहे हैं, या फिर आप रीडिंग, किसने लिखा हुआ है आप उसको रीड कर रहे हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग ये तो हमारी होती है रिसेप्टिव या पैसिव स्किल। रिसेप्टिव मतलब जिससे आप कोई चीज ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, तो आप या तो सुनकर सीखते हैं या पढ़कर सीखते हैं, तो वो हमारे रिसेप्टिव या पैसिव स्किल। और जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव होते हैं या ग्रहण करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, आप वो क्या होते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, अभिव्यक्तात्मक। ठीक है, प्रोडक्टिव हो जाएगी अभिव्यक्तात्मक। ठीक है, और आपको चार स्किल आपको पता है, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले में मैंने बताया था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसकी सीक्वेंस भी यही फॉलो होती है, पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग सीखते हैं। पहले लिसनिंग आती है, फिर स्पीकिंग आती है, देन रीडिंग, देन राइटिंग। इन चार स्किल में से 2 प्रोडक्टिव है, 2 रिसेप्टिव है। आपकी प्रोडक्टिव वाली कौन सी है, स्पीकिंग और राइटिंग, और आपकी रिसेप्टिव वाली कौन सी है, पैसिव वाली कौन सी है, लिसनिंग और रीडिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, which function is when language is used to gain knowledge about the environment, कि जब आप खुद environment में आप जाकर खुद से कोई चीज को डिस्कवर करने की कोशिश करते हो, कौन सी मेथड होता है, आपको पता ना, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि, जिसमें बच्चे क्या करता है, खुद से पार्टिसिपेट करके कोई चीज को सीखने की, लर्न करने की कोशिश करता है, वो ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है हमारा। कि when language is used to gain knowledge about the environment and which of the following is about function identified by the helping, वो किसने खोज की थी, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मतलब खोज विधि की, यहाँ पे आ जाएगा आपका ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट है, which one of the following is not a basic principle around which a teacher could plan his or her examples, कौन सा है, which one of the following is not a basic principle,
क्या? बी श्योर द एग्जाम्पल्स आर एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट, क्या एग्जाम्पल्स एक्यूरेट हो और एप्रोप्रिएट है। सेकंड, यूज द एग्जाम्पल एज द टीचिंग टूल, आप इसका यूज करोगे, एग्जाम्पल्स को यूज करोगे एज ए टीचिंग टूल के रूप में। अरे कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है, कह रहे ये प्रिंसिपल हम फॉलो जरूर करते हैं, बट दीज आर नॉट द मेन फंक्शन कि आपकी क्या है एग्जाम्पल एक्यूरेट एप्रोप्रिएट है या फिर आप टीचिंग टूल के रूप में एग्जाम्पल्स को यूज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं दीज आर नॉट बेसिक प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कहा गया है only one, only two या both one or two या none of the above, यहाँ पे क्या both one and two are not basic principle when a teacher could plan his example, ठीक है। Which one of the following is a kind of speaking situation in which we find ourselves? इंटरैक्टिव, पार्शियल या नॉन इंटरैक्टिव, ये सारे क्या हैं स्पीकिंग में। इंटरैक्टिव मतलब आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, पार्शियल इंटरैक्टिव थोड़ा बहुत आप उसमें पार्ट कर रहे हो, या फिर नॉन इंटरैक्टिव आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, पैसिव लर्नर की तरह हो, तो वो भी क्या है हमारी, ये सारे क्या हैं स्पीकिंग सिचुएशंस है। Which of the following is a kind of speaking situation in which we find ourselves? हम अपने आप को पाते हैं, कौन सी सिचुएशन इसमें हो सकती है, इंटरैक्टिव, पैसिव इंटरैक्टिव या फिर नॉन इंटरैक्टिव, तीनों की तीनों क्या है आपकी स्पीकिंग की सिचुएशन ही है। तो आप कहोगे ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज आर स्पीकिंग सिचुएशंस। नेक्स्ट है यूज स्ट्रेस एंड रिथमेटिक पैटर्न एंड इंटोनेशंस पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज एंड यूज वोकैबुलरी एप्रोप्रिएटली आर द माइक्रो स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर आता है, मतलब जब आप वोकैबुलरी को एप्रोप्रिएटली यूज करें, स्ट्रेस मतलब किस वर्ड पे स्ट्रेस डालना है, जोर डालना है, किसको कैसे बोलना है, या इंटोनेशन पे आप ध्यान दो, तो वो आपकी कौन सी स्किल का पार्ट होता है, मतलब लिसनिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर या राइटिंग के अंदर, किस में ध्यान दिया जाता है कि यूज स्ट्रेस, बल देना, रिदमेट कि रिदम के साथ यूज करो, कैसे बोलना, रिदमेटिक पैटर्न या वोकैबुलरी को एप्रोप्रिएटली यूज करना, ये सब के सब किसके पार्ट है, स्पीकिंग के पार्ट। ध्यान रखना चार उसका दिए हुए स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, तो ये कि यूज स्ट्रेस, रिदमेटिक, इंटोनेशन पैटर्न, वोकैबुलरी यूज, ये सब के सब है पार्ट ऑफ स्पीकिंग स्किल, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है the teaching aids such as charts, maps, pictures and drawing should be used by teacher as they prepare student mentally, motivate for the further preparation। टीचिंग एड बताइए ना, आप जो भी चीजों को यूज करते हैं, इसमें हम ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं, चार्ट यूज कर रहे हैं, हम टीवी मतलब बच्चों के क्या प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा टीचिंग एड हम जो यूज करते हैं क्लास को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ये बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, या बच्चा उसको चीज को जल्दी से ग्रैब कर पाए, सीख पाए, तो कह रहे हैं कि टीचिंग एड जैसे चार्ट्स या मैप्स या पिक्चर्स या ड्राइंग यूज किया जाए टीचर के लिए, क्यों, ताकि वो क्या कर सके, प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली, कि बच्चे को मेंटली अच्छे से प्रिपेयर कर सके, सिखा सके अच्छे से उसको, एंड मोटिवेट फॉर फर्दर प्रिपरेशन, और उसको मोटिवेट कर सके फर्दर प्रिपरेशन के लिए, उस चीज में और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसको मोटिवेट कर सके। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, यस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। द टीचर यूज दिस teaching aids to prepare student mentally as well as motivate for the further preparation, okay। next है language laboratory is the place where the learners have to listen on headphone. The language labs are set up with a view to provide listening activity in order to make them developing good, क्या, analyze habit, speech habit, क्रिटिसाइज हैबिट या फिर लिसनिंग हैबिट। देखो यहाँ पे एनालाइज करना या क्रिटिसाइज करना, इसको तो अभी छोड़ दो, हम बच्चों के अंदर जो लैंग्वेज लैब का यूज करते हैं ना, तो मोस्टली हम किस लिए करते हैं कि बच्चे की क्या, अब आपको ये बताना है कि स्पीच हैबिट के लिए होती है कि उसकी लिसनिंग हैबिट के लिए। तो लैंग्वेज लैब में क्या होता है, हेडफोन होता है, बच्चे को वो हेडफोन दिया जाता है, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली, वो उसको ध्यान से साउंड को सुनता है, उसके प्रोनाउंसिएशन को सुनता है, कैसे किस वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। तो कह रहे हैं कि जो हेडफोन वगैरह यूज किया जाता है, लैंग्वेज लैब में यूज की जाती है, सेटअप की जाती है कि टू प्रोवाइड लिसनिंग एक्टिविटी, बच्चों को क्या किया जाता है कि वो सुने वहां पे लैंग्वेज लैब में बैठ के, क्या प्रोवाइड किया जाता है, लिसनिंग एक्टिविटी टू इन ऑर्डर टू डेवलप व्हाट, गुड स्पीच हैबिट और लिसनिंग हैबिट। अब यहाँ पे अगर लिसन हुआ तो बच्चे हेडफोन पे सुनते हैं तो उनकी लिसनिंग हैबिट को बेटर बनाने के लिए करते हैं, नहीं, वो उनकी स्पीच
स्पीकिंग को बेटर बनाने में करते हैं कि जब बच्चा अच्छे से करेक्ट सुनेगा, देखो अगर हम कोई टीचर है कुछ भी है, अगर गलत सुनेगा बच्चा तो उसकी वो वैसा ही बोलेगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी वैसी ही रहेगी। तो उनको सुनाया इसलिए जाता है ताकि वो उस चीज को, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को उसको सुन पाए, समझ पाए कि किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस डालना है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज लैब होती है वो किस पे काम करती है, हमारी स्पीच हैबिट पे काम करती है। तो इन ऑर्डर टू मेक डेवलपिंग गुड स्पीच हैबिट है, ना कि लिसनिंग हैबिट। ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकते हो कि हेडफोन पे है, सुन रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं, लिसनिंग प्रोवाइड की जा रही है तो वो हमारी लिसनिंग हैबिट होगी। नो, दैट इज अ स्पीच हैबिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग इन व्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक, what should one keep in his mind while selecting a text book? कह रहे हैं कि कीपिंग इन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, कि जब आप कोई टेक्स्ट बुक किसी बच्चे को दे, हमारी क्लास में या 6 में किसी भी क्लास में हमारे जो टेक्स्ट बुक लगवाए जाते हैं, तो उनको सिलेक्ट करते हुए क्या चीज है जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। What should one keep in his mind while selecting a text book? Age, interest, individual difference. Second, the cover should be attractive and qualitative. Third, textbook should cover the objective of the subject. कि टेक्स्ट बुक शुड कवर ऑब्जेक्टिव, कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिव क्या सिखाना चाहिए उस चीज को कवर करें। तो यहाँ पर देखो वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसके साथ चले जाएंगे कि हमें थर्ड वन इज द बेस्ट, द टेक्स्ट बुक शुड कवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन वो उसको सब्जेक्ट को के ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहा है, लेकिन अगर बच्चे उसको नहीं समझ पा रहा है, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो हाई लेवल है लो लेवल है, तो क्या है, तो किसी भी टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करते हुए बच्चे किस एज के बच्चों के लिए आप वो बुक लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो बच्चे की एज, बच्चों का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना चाहिए। टेक्स्ट बुक आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि थ्योरी है, कोई पिक्चर्स नहीं है, कोई बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, क्या लिखा हूँ, कई बार देख के ऐसा लगता है इतनी लेंथी सी बुक लग गई मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो उसको और से ज्यादा क्या होना है, पिक्चर्स के साथ या एग्जांपल्स के साथ, मोर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ऐसा होना चाहिए, बुक आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। द बुक शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्वालिटेटिव एंड द टेक्स्ट बुक शुड कवर द ऑब्जेक्ट, और सबसे मेन चीज कि ऑब्जेक्टिव है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का वो हमारा कवर होना चाहिए। ठीक है, और जो फोर्थ दिया है द पब्लिशर ऑफ द बुक शुड बी वेल नोन, ये कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिशर है कि जो पब्लिशर है वो अच्छे से जानते वो होना चाहिए कि वेल नोन होना चाहिए, हाँ ये तो बहुत बढ़िया राइटर है, इतना हाई कितने मतलब हाई लेवल के राइटर की आपको बुक लगा दी, लेकिन बच्चों की एज के अकॉर्डिंग वो नहीं जा रही है, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप फोर्थ ऑप्शन जो ये है ना, द पब्लिशर ऑफ द बुक शुड बी वेल नोन, ये आपका क्या रहेगा, मेन नहीं रहेगा। हमें जो चीज माइंड में रखनी है वो क्या है, एज, इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंस फर्स्ट थिंग, cover should be attractive and qualitative second thing, and the textbook should cover the objective of the subject the third thing. So all of the three, first, second and three are the main objectives should be keep in mind while selecting a textbook. Okay, यहाँ पे first three हमारे correct हो जाएंगे। Next question है which of the following is are essential characteristics of the good textbook are, कि good textbook की क्या essential characteristics होती है, आपने कोई बुक सेलेक्ट की है तो उसमें क्या क्वालिटीज होंगी, क्या चीजें आपके माइंड होंगी, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपके मोटिव को फुलफिल कर सके, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। तो फर्स्ट है द इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड द कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द चैप्टर शुड बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक, कि किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग में बिगिनिंग होनी चाहिए, उसके बारे में कि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे स्टार्टिंग आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात हो रही है, क्या कहना चाह रहा है, तो बिगिनिंग शुड बी गिवन एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर कंक्लूजन आल्सो देयर, कि व्हाट वी फाइंड, व्हाट वी विल गेट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लास्ट में क्या समझ आया, क्या स्टोरी थी, क्या मोरल था, तो कंक्लूजन also should be there at the end of the text book. Second है there should be both practice and the text exercises at the end of the chapter, कि हर एक चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, आपको चैप्टर पढ़ा उससे आपको कितना समझ आया तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस टेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए। सेकंड थर्ड है द बाइंडिंग शुड बी प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग, और आपकी बाइंडिंग ऐसे नहीं कि आप 2 दिन पढ़े 3 दिन पढ़े सारे पेजेस अलग अलग होते जा रहे हैं, तो बाइंडिंग शुड बी प्रॉपर होनी चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी ऐसे नहीं कि बाइंडिंग इतनी वो है कि आपके वर्ड्स आधे पढ़ने में नहीं आ रहे हो, कई बार होता है ना बुक बिल्कुल क्लोज से यहाँ से बंद रहता है कि आपको इस स्थिति देखना पड़ता है कि आपको लास्ट के वर्ड्स दिखाई नहीं देते, तो बाइंडिंग शुड बी प्रॉपर होनी चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द लास्ट वन इज नो डिफिकल्ट वर्ड्स एंड न्यू वर्ड्स आर गिवन इन द गुड टेक्स्ट बुक,
कि मतलब ऐसा नहीं कि इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स दे दिए कि जो बच्चों को समझ नहीं आएगा, अच्छी बुक है जिसमें इतने ऐसे वर्ड्स हैं कि बच्चे सीख नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चों की गुड टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट, ऐसे वर्ड्स भी होने चाहिए जिनसे बच्चा फैमिलियर हो, ऐसा नहीं उसको कुछ भी समझ ही नहीं आता। ठीक है, अगर हम लॉ वगैरह बुक या कुछ और सब्जेक्ट की बुक उठा के देखें ना, हमें उनकी क्या, उनके वोकैबुलरी अलग हो जाते हैं, उनके वर्ड्स अलग हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज है कि कह रहे हैं कि हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में बिगिनिंग होनी चाहिए, चैप्टर के एंड में कंक्लूजन होना चाहिए, करेक्ट है। बहुत प्रैक्टिस सेट्स होने चाहिए, टेक्स्ट एक्सरसाइज होने चाहिए, एंड द चैप्टर ये भी करेक्ट है। बाइंडिंग शुड बी प्रॉपर, स्ट्रॉन्ग, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। द लास्ट वन इज कि नो मोर न्यू और डिफिकल्ट वर्ड्स इन द गुड टेक्स्ट बुक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि बच्चा उस चीज से वो उसे कनेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। नेक्स्ट है which of the following is not the main characteristics of आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की, कौन सी आपकी क्या है, नॉट मेन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की। सेव टाइम एंड एनर्जी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मतलब हम यही कर रहे हैं, प्रोजेक्टर हम यूज कर रहे हैं, या हम इस तरह की टेप रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, या हम मैथ चार्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इनकी। सेव टाइम एंड एनर्जी, सेव पेपर, प्रिवेंट द इनडिसिप्लिन, मेक लर्निंग परमानेंट। तो इनमें से देखो चारों आपको ऐसे लग रहा है कि सेव टाइम एंड एनर्जी, कि अगर हम इस तरह की चीजों को यूज करते हैं तो क्या करते हैं, टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं। कि कोई चीज हम समझा रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा, हमने उस चीज को विजुअल उनको दिखाया, पिक्चर्स दिखाई, उनको वहां प्रैक्टिकली वहां पर लेके गए तो बच्चा अच्छे से सीख गया। तो सेव करता है टाइम को और एनर्जी को, ठीक है, जल्दी सीख जाता है बच्चा। सेव पेपर, पेपर को सेव करता है कि आपने बुक्स में इतने सारे पेजेस, इतने पेजेस बना दिए, फिर भी बच्चे को समझ नहीं आया, एक आपने उसको पिक्चर दिखाई या आपने कोई मूवी दिखाई या आपने कोई चीज ऐसी दिखाई, बच्चा उसको जल्दी सीख गया, तो सेव करता है पेपर ऑल्सो। प्रिवेंट इनडिसिप्लिन, और बच्चा अगर आप ऐसी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को कुछ करवाते हैं तो बच्चा कहता है क्लास में इनडिसिप्लिन भी कम होता है, कि बच्चा क्या रहता है, डिसिप्लिन में रहता है क्लास के अंदर, उसका ध्यान स्टडी में रहता है, वो नहीं सोचता कि नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा रहने दो, फिर क्या करता है कुछ भी करने लगता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है। तो प्रिवेंट करता है इनडिसिप्लिन को। एक है मेक लर्निंग परमानेंट, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नोट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज टीचिंग एड्स के थ्रू सिखाई है तो वो चीज परमानेंट हो जाएगी। मेक लर्निंग परमानेंट, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से लर्निंग परमानेंट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन कि मेक लर्निंग परमानेंट इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके करेक्ट हो जाएंगे, दिस इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा कि मेकिंग लर्निंग परमानेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ए फ्यू एक्सपर्ट the student who study grammar are very often able to solve grammar exercise। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फ्यू एक्सपर्ट, वे कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं ग्रामर की आर वेरी ऑफन एबल टू सोल्व ग्रामर एक्सरसाइज, कि वो ग्रामर को तो की एक्सरसाइज को तो इजीली सोल्व कर देते हैं, बट उनको डिफिकल्टी आती है कहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द फ्यू एक्सपर्ट, जो स्टूडेंट लर्न करते हैं ग्रामर को, वे आर ऑफ्टन एबल टू सोल्व द ग्रामर एक्सरसाइज बट do not write correct speech, but they often do spelling mistake or and write good speech, or but they are unable to teach grammar, कि वो सोल्व तो कर देते हैं लेकिन ग्रामर को पढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, do not write correct speech, कि वो उनकी ग्रामर, कई बार कई बच्चों को लगता है मेरी ग्रामर तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं ऐसे कुछ ऐसे वगैरह या किसी टॉपिक के ऊपर मैं ऐसे लिख नहीं सकता, तो बट दे डू नॉट राइट करेक्ट स्पीच, लेकिन वो अच्छे से स्पीच को लिख नहीं पाते, मतलब ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसको क्या बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते, डू नॉट करेक्ट स्पीच, लेकिन अच्छे से वो स्पीच नहीं दे पाते हैं, उसको ग्रामर को यूज करके आप क्या करते हैं, बोल नहीं पाते। डू नॉट राइट करेक्ट स्पीच, राइटिंग में और स्पीकिंग में उनका इतना नहीं रहता है लेकिन वैसे उसको सोल्व यूजली कर देते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग ग्रामर टीचिंग मेथड और कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको 3 मेथड दिए गए, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड और इंसिडेंटल मेथड क्या है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश के अंदर, हमारे हिंदी में भी आते हैं, हिंदी में तो आपको पता ही हमने बोला था आगमन निगमन विधि हमारी, यहाँ पे उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। अब मुझे ये बता दो जिसने पढ़ा है भाई इंडक्टिव मेथड क्या है और डिडक्टिव मेथड क्या है। हिंदी का अकॉर्डिंग आपको पता ही है, आगमन में उदाहरण पहले फिर उसके नियम, निगमन विधि में पहले नियम बता दिए जाएंगे बच्चों को कि ये फॉर्मूला है, उसके बाद उस पर बेस्ड बच्चों को एग्जाम्पल करवाया जाता है, वो क्या होती है निगमन विधि। इंग्लिश के अंदर इनको ही क्या बोल देते हैं,
डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, और थर्ड है आपका ये ग्रामर टीचिंग मेथड है, ध्यान रखना, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, और आपके में क्या है इंसिडेंटल मेथड। तो पढ़ चुके हो तो एक बार बताओ मुझे कि डिडक्टिव मेथड कौन सा है, इंडक्टिव मेथड कौन सा है और इंसिडेंटल मेथड कौन सा है। आपको तीन मेथड दिए गए हैं, ग्रामर टीचिंग मेथड, और उन तीनों की प्रैक्टिस बताई गई है, आपको वो मैच करना है कि इंडक्टिव मेथड की कौन सा है, डिडक्टिव कौन सा है, इंसिडेंटल कौन सा। फर्स्ट बता रहे प्रैक्टिस किसकी है बताना एक बार। टीचर फर्स्ट प्रेजेंट और टेक द एग्जांपल फ्रॉम द स्टूडेंट एंड देन कम टू द थ्योरी और कांसेप्ट। पहला टीचर क्या करता है, बच्चों से एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद क्या आता है थ्योरी पर या कांसेप्ट आता है, मतलब पहले उदाहरण फिर नियम। ये किसके अंदर आएंगे बताओ, कौन सा मेथड है जिसके अंदर पहले आपको उदाहरण फिर आपके नियम। ये आपका हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। ध्यान रखना इंडक्टिव मेथड को हिंदी में क्या कहेंगे, आगमन विधि। कनेक्ट कर लेना, आगमन इंडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव मेथड आगमन विधि, जिसमें क्या आएगा पहले उदाहरण देन नियम। या आप इंग्लिश के अंदर बात करो तो इंग्लिश में क्या लिखा है, एग्जांपल टू रूल। फर्स्ट एग्जांपल देन रूल्स। रूल्स बाद में बताए जाएंगे, मेथड्स बाद में बताए जाएंगे, पहले क्या दिए जाएंगे एग्जांपल। तो एग्जांपल टू रूल, एग्जांपल टू रूल कौन सा हो जाएगा आपका इंडक्टिव मेथड। तो फर्स्ट क्या है आपका, किसकी थी, टीचिंग फर्स्ट प्रेजेंट एग्जांपल देन कम टू द थ्योरी, दैट इज इंडक्टिव मेथड। सेकंड है ड्यूरिंग द कंपोजिशन राइटिंग द टीचर एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पैटर्न। कि ड्यूरिंग द आपका कंपोजिशन राइटिंग, तो टीचर कुछ पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई चीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया, टीचर उसको एक्सप्लेन करने लगे, ठीक है। वैसे तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, कोई चीज पढ़ा रहा था आपको, लेकिन उसके बीच में कोई ऐसी वर्ड्स, कोई और टर्म आ गई जिसको टीचर ने क्या करते हैं बीच में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल मेथड। कि अचानक से बीच में कोई चीज आई और आपने उसके बारे में साथ में बता दिया कि ये चीज आई है, मैं भी बता देता हूँ कि ये चीज ये होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कोई भी आया ना उसको वहीं पे टीचर ने क्या कर दिया एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंट मतलब बीच में कोई चीज घटना घटी, कोई चीज बीच में आई अचानक से, आपने उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज इंसिडेंटल मेथड। द लास्ट वन इज टीचर वाज ए ग्रामर textbook to tell his student rules or definitions and explain them with the help of example। कि पहले टीचर ने क्या किया, बच्चों को रूल्स और डेफिनेशन बता दी, फिर उनको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। मतलब पहले तो टीचर ने रूल्स बता दिए, रूल्स है ना, फर्स्ट टीचर ने क्या कर दिया रूल्स बता दिए, डेफिनेशंस बता दी, रूल्स एंड डेफिनेशंस कोई भी वर्ड लिखा सकता है। देन क्या कर दिया, उनको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। रूल्स डेफिनेशन टू एग्जाम्पल, दैट इज आपका डिडक्टिव मेथड। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो निगमन विधि, नियम से उदाहरण। निगमन में हिंदी में लिख देना नियम से उदाहरण, और इंग्लिश में रूल्स टू एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया दिया सबका साथ साथ में डिडक्टिव क्या है, रूल्स टू एग्जाम्पल। इंडक्टिव क्या है आपकी एग्जाम्पल टू रूल्स। एंड इंसिडेंटल मेथड क्या है कि कोई भी चीज पढ़ाते हुए अचानक से कोई चीज बीच में आई, न्यू चीज, और आपने उसको वहीं पे साथ में एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज इंसिडेंटल मेथड, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है Which of the following are a few features of a particular method of teaching grammar? कौन से हैं जो आपको क्या, आपको दो तीन लाइनें बताएगी, आपको ये बताना है ये मेथड कौन सा है, ठीक है। The learner become inactive during the classroom teaching। लर्नर क्या बन जाता है, इनएक्टिव बन जाता है ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में ना मेन सेंटर आपका लर्नर नहीं रहता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो मेन क्या रहता है, The method is not child centered but the teacher centered। ये जो मेथड है इसके अंदर चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। थर्ड, एवरेज टीचर कैन यूज दिस मेथड इन द कंट्री लाइक इंडिया। कि कोई एवरेज टीचर है ना जिसको इतने अच्छे से कोई चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, वो टीचर इस मेथड को यूज करता है। कैसे, हमारे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, मतलब पता नहीं क्यों ना लिखा लाइक इंडिया,
कि मतलब हमारे टीचर काफी सारे, ऐसी बात नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, कह रहे हैं कि द एवरेज टीचर कैन यूज दिस मेथड इन कंट्री लाइक इंडिया, कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एवरेज टीचर भी इस मेथड को यूज करते हैं। तो विच मेथड आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किस मेथड की बात करें। तो यहाँ पे आपको 2-3 लाइन्स दे दिए, उन लाइन्स में पूछे कि लाइन्स किस मेथड के बारे में बता रही है। यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है फर्स्ट थिंग, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड है सेकंड थिंग, यहाँ पे बच्चा इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है फोर्थ, और ये हमारे इंडिया जैसी कंट्री में ज्यादा यूज किया जाता है, एवरेज टीचर भी इस मेथड को यूज करता है। कौन सा मेथड आपका, डिडक्टिव मेथड, कि बच्चे को कुछ समझाया नहीं, सीधा रूल बता दिया भाई ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे इसका, और आप उस फॉर्मूले से फिर एग्जांपल करते हुए चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रूल्स पहले ही बता दिए गए हैं और उन रूल्स की हेल्प से आपको एग्जांपल्स को सोल्व करना है। तो हमारा कौन सा कहलाता है, डिडक्टिव मेथड। ये जो लाइन है मैंने जितनी भी आपको बताई है वो सब किसके बारे में थी, डिडक्टिव मेथड के बारे में, कि आपको नियम सिर्फ बता देंगे, आपको नियम याद करने हैं, उसके हिसाब से आपको एग्जांपल सोल्व करने, वो हमारा डिडक्टिव मेथड होगा। तो यहाँ पर बच्चा मेन फोकस नहीं रह गया, बच्चों को एक चीज बता दी गई उसको वैसे ही करना है। तो यहाँ पर मेन क्या होगा, आपका टीचर होगा जो आपको रूल बता रहा है जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई चीज सोल्व करनी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, Which method is based on the theory from example to generalization? कौन सा मेथड है जो example to generalization है, बताओ ये मैंने किसमें लिखा है, example to generalization। अब वर्ड कोई भी यूज कर सकता है, यहाँ पे रूल लिखा था मैंने, रूल की जगह पे हमने क्या लिख दिया, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, एक जनरल मेथड, एक रूल बना दिया, एक नियम बना दिया, जनरल ऐसे चलना है सबको, ये रूल फॉलो करना है, तो जनरलाइजेशन बोलते हैं, रूल भी बोल सकते हैं, जनरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो एग्जांपल टू जनरलाइजेशन किसमें था हमारा, इंडक्टिव मेथड में। दैट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जांपल टू जनरलाइजेशन। कौन सा मेथड है, इंडक्टिव मेथड, या हिंदी में आगमन विधि, उदाहरण से नियम। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर टीचिंग मेथड डिस्टर्ब द टीचिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक और कंपोजिशन राइटिंग एट ए टाइम। ये कौन सा ग्रामर टीचिंग मेथड है जो टीचिंग को बीच में डिस्टर्ब कर देता है, कौन सा है, बताया था ना, इंसिडेंटल मेथड, कि आपको चीज पढ़ाते बीच में कोई चीज दूसरी नहीं आ गई, टीचर उसके बारे में वहीं पे एक्सप्लेन करने लग गया, तो जो चीज आप पढ़ा रहे थे वहां से हटके किसी और चीज के बारे में बताने लग गया, तो क्या कर रहा है, उस टीचिंग को डिस्टर्ब करता है। तो कह रहे हैं विच टीचिंग मेथड डिस्टर्ब द टीचिंग ऑफ ए टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक की टीचिंग को कौन सा मेथड क्या है बीच में डिस्टर्ब कर देता है, वो है इंसिडेंटल मेथड, कि आप कोरिलेट कर देते हो विद अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स, किसी और चीज के साथ आपने उसको कनेक्ट करके बताने लगा, ये चीज आई है बीच में, ये ऐसे है, ये ऐसे है, जो चीज आप पढ़ रहे थे मेन फोकस उससे हटके किसी और चीज को एक्सप्लेन करने लगे, तो हमारा होता है इंसिडेंटल मेथड। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीपल्स एंड विद लर्न डिफिकल्टीज व्हिच वन इज नॉट अ लर्निंग डिफिकल्टी। कौन सी है जो एक लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है, बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी के बारे में पूछा गया है कि आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन बच्चों की डिफिकल्टी से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट है पुअर मेमोरी, सेकंड है रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर, थर्ड है फेल टू ट्रांसफर नॉलेज टू द रिलेटेड लर्निंग एरिया एप्रोप्रिएटली, और फोर्थ है लैक ऑफ द गुड बुक्स, ठीक है। देखो बाकी 3 जो चीजें है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ने बोली, पुअर मेमोरी, बच्चे की याददाश्त कमजोर है, थर्ड है कि उनकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर क्या है, पुअर है, या वो अपने नॉलेज को ट्रांसफर करने में, आपने कोई चीज सीखी है उसको नए सिचुएशन में अप्लाई करने में डिफिकल्टी पाता है, कि फेल टू ट्रांसफर नॉलेज टू द रिलेटेड लर्निंग एरिया, कि उससे रिलेटेड कोई एरिया था उसके अंदर वो उस नॉलेज को यूज नहीं कर पाया, उसने पहले सीखी थी। तो ये तीनों तो बच्चे की डिफिकल्टी से रिलेटेड है, लेकिन उसके पास लैक ऑफ गुड बुक्स, अच्छी बुक का ना होना, ये बच्चे से रिलेटेड नहीं है। अगर उसके पास कोई चीज नहीं है ना, तो उसके लिए उसके अंदर कोई डिफिकल्टी थोड़ी है, उसके अंदर कोई समस्या थोड़ी है, किसी वजह से उसकी मतलब पारिवारिक स्थिति ऐसी है, कुछ भी है, उसके पास अच्छी बुक नहीं है, तो उसके लिए वो बच्चा उसकी मतलब फिजिकल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 क्या हो जाएंगे, लर्निंग डिफिकल्टी हो जाएगी बच्चे की, और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, लैक ऑफ गुड बुक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओड वन हो जाएगा, इज नॉट अ लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट की एक लर्निंग डिफिकल्टी नहीं मानी जाएगी अगर उसके पास अच्छी बुक नहीं है, ठीक है। The aim of the remedial teaching program is to provide क्या, देखो कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, फुल फॉर्म क्या है, RTP। RTP की फुल फॉर्म क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। समझ लेना भी, आप सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं बोल देती हूँ।
आर का मतलब रिमेडियल, टी का मतलब टीचिंग और पी का मतलब प्रोग्राम। रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम मतलब बच्चों को, जिन बच्चों को कोई डिफिकल्टी होती है सीखने में, उनसे रिलेटेड उनकी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए जो टीचिंग प्रोग्राम लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं आरटीपी, रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम्स। आरटीपी, आरटीपी रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। ठीक है, पूछा क्या है, एम क्या होता है इसका? द एम ऑफ द रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड, लर्निंग सपोर्ट टू द स्टूडेंट हु लैग बिहाइंड देयर काउंटरपार्ट इन स्कूल परफॉर्मेंस, और सेकंड वन इज सिस्टमैटिक ट्रेनिंग टू डेवलप द पीपल्स जेनेरिक स्किल्स। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं कि जिन बच्चों को लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि जो बच्चे के अपने स्कूल की परफॉर्मेंस में पीछे रह गए हैं, वो लैग बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट इन द स्कूल परफॉर्मेंस, वो भी एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि बच्चों की जेनेरिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है, बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। द एम ऑफ द रिमेडियल टीचिंग इज to support या to develop the generic skills and to support the who lag behind in the school performance। दोनों हमारे पास क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट है, which one of the following is not a principle of helping people who learn with learning difficulties? क्या है, which one is not a principle, कौन सा एक प्रिंसिपल है जो हम फॉलो नहीं करते, किसके लिए, जिन बच्चों को डिफिकल्टी होती है सीखने में, विद लर्निंग डिफिकल्टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल विद लर्निंग डिफिकल्टी? टीचिंग प्रिपरेशन, क्या बच्चे प्रिपेयर, इस बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, टीचिंग प्रिपरेशन, डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज, डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस, और टीचर प्रोवाइड आपका होम ट्यूशन। तो आप बताओ, सीधा पता चल रहा है कि ये चीज तो कहीं में भी किसी प्रिंसिपल में नहीं आती कि बच्चे क्या करें, टीचर घर घर जाके बच्चों को होम ट्यूशन दे। ठीक है, वैसे भी स्कूल के अंदर तो ये चीज होती है कि कोई भी टीचर क्या है बच्चों को होम ट्यूशन नहीं देगा। क्यों, फिर क्या है, स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाते नहीं कहता नहीं मैं घर आके पढ़ाऊंगा, क्यों, क्या होता है, वो एक एक्स्ट्रा इनकम वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है कि टीचर प्रोवाइड होम ट्यूशन, ये हमारा नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग विद लर्निंग डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स के साथ है, कि उनको घर जाके होम ट्यूशन देना, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल नहीं हुआ, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सब है, टीचिंग प्रिपरेशन करना, लर्निंग एक्टिविटी प्रोवाइड करना, मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करना, ये सब के सब करेक्ट है। लास्ट वन होम ट्यूशन देना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग होमवर्क पॉलिसीज? क्या चीज हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए जब हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं होमवर्क पॉलिसीज को, कि इनइफेक्टिव और मैकेनिकल ड्रिल शुड बी यूज्ड। कि इनइफेक्टिव सीधे से वर्ड पहले पे चल रहा है, इनफेक्टिव होता है जो प्रभावशाली ना हो। भाई अगर हम होमवर्क बच्चों के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, कि प्रभावशाली ना हो, तो फर्स्ट तो पढ़ते ही गलत है, इनइफेक्टिव और मैकेनिकल ड्रिल शुड बी यूज्ड, गलत, रॉन्ग। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ द होमवर्क शुड नॉट बी ऑफ ग्रेट वैरायटी। जो कंटेंट ऑफ होमवर्क है ना, वो अलग अलग तरह का नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेट वैरायटी, मतलब ऐसे ही बस नॉर्मल सब कुछ भी हो, और आपको अलग अलग तरह की चीजें, बच्चे ने क्या क्या सीखा, हर चीज पार्ट में इंक्लूड करना, कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, सब्जेक्टिव भी पूछे, और जहाँ बच्चे अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाए उस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी पर्टिकुलर नॉलेज को जानने के लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट्स भी डाल रहे हैं। कह रहे कंटेंट ऑफ द होमवर्क शुड नॉट बी ऑफ ग्रेट वैरायटी, नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। थर्ड है, एक्सरसाइज बुक अवेलेबल इन द मार्केट शुड बी डन फर्स्ट, कि जो मार्केट में एक्सरसाइज बुक अवेलेबल है ना, पहले वो करवाई जानी चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। फोर्थ है, टीचर शुड मेक गुड यूज ऑफ होमवर्क एज ए टूल फॉर द इवैल्यूएशन एंड द फीडबैक। यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है कि टीचर को क्या करना चाहिए, होमवर्क का गुड यूज करना चाहिए एज ए टूल की तरह फॉर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, कि बच्चे का इवैल्यूएशन कर पाए, मूल्यांकन कर पाए कि बच्चे ने क्या सही से समझा उस चीज को, उसको सही से समझ आया, और उसको फीडबैक देने के लिए कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे कमी है, किस तरीके से कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन कि टीचर शुड मेक गुड यूज ऑफ द होमवर्क एज ए टूल फॉर द इवैल्यूएशन एंड द फीडबैक,
that is correct. That should be kept in mind while formulating the homework policies. Next है, when formulating teaching plans, teacher should not take the following aspect into the consideration. कि टीचर किस चीज को ध्यान में नहीं रखता, वो क्या है? Basic knowledge that require enrichment, the ineffectiveness of the teaching strategies, की effectiveness of the teaching strategies और difficulty of the individuals. तो हम जब भी कोई टीचिंग प्लान बनाते हैं तो क्या करते हैं, टीचर किस चीज में कमी कर देते हैं, क्या चीज का ध्यान देते हैं कि वो हर एक बच्चे की इंडिविजुअल डिफिकल्टी को माइंड में नहीं रखता है। क्या कह रहे हैं, व्हेन फॉरवर्डिंग टीचिंग प्लान द टीचर क्या है, नॉट टेकिंग फॉलोइंग एस्पेक्ट इनटू द कंसीडरेशन, किसको अपने माइंड में नहीं रखता है, डिफिकल्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स की, हर एक बच्चे की डिफिकल्टी को माइंड में नहीं रखता है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि हमें ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए कि हर बच्चा अगर सीखते सीखता है तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने टीचिंग प्लान को बनाना चाहिए। नेक्स्ट है IEP के को पूछेंगे, या किसी ने पढ़ी हो तो बताओ भाई, IEP कमेंट कर देना, किसी को पता हो तो IEP की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या है IEP प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम आप ही कह सकते हैं। IEP का मतलब क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। आएगा तो इंडिविजुअलाइज्ड मतलब अलग अलग इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान रखते हुए, जहाँ पे जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज है ना उनको बच्चों को ध्यान रखते हुए इस तरह के ये प्रोग्राम्स क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। आई मतलब इंडिविजुअलाइज्ड, ई का मतलब एजुकेशन, पी का मतलब प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम IEP की फुल फॉर्म है, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। कि जैसे हम बोलते हैं ना बीएड होती है, एक तो सिंपल बीएड करते हैं, कहते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन, कि जो स्पेशल नीडेड बच्चे होते हैं उनके लिए जो बीएड होती है, कि जहाँ पे बच्चों को हियरिंग या विजुअल या डिफिकल्टीज होती है उनके लिए जो टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्या करते हैं, वो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। तो यहाँ पे कहा है जो स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा की जो आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। Next, when designing the rewards offered, remedial teachers should take note of the following, कि टीचर को जब रिमेडियल टीचर्स हैं वो किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब भी आप क्या कर, रिमेडियल का मतलब है कि जो टीचर किसी बच्चे की डिफिकल्टी पे काम कर रहा है, रिमेडियल मतलब उसको उपचार, जहाँ पर उसको डिफिकल्टी उसको रिमूव करने में जो काम कर रहा है उसको किस चीज को अपने माइंड में रखना चाहिए, सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट, उसको क्लियर और स्पेसिफिक टारगेट क्या रखना चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए, सेट क्लियर और स्पेसिफिक टारगेट। कह रहे सेट वेरी हाई ऑब्जेक्टिव, बहुत ही हाई ऑब्जेक्टिव है जो दैट इज इवन इफ अनअचीवेबल, चाहे उसको अचीव करना पॉसिबल ना हो फिर भी हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बहुत हाई सेट करना चाहिए। क्या ये सही है? मगर हम कह रहे हैं और हमें तो ये बन रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग वैसा कुछ कर नहीं रहे, जो चीज अचीव करना पॉसिबल नहीं है आपने ऐसा कोई टारगेट सेट कर दिया बच्चे के लिए, तो दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग ना। यहाँ पे कह रहे हैं रिमेडियल टीचर को सेट करना चाहिए वेरी हाई ऑब्जेक्टिव इवन इफ इट इज अनअचीवेबल, रॉन्ग है। रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग द रिवार्ड स्कीम वंस इन 5 or 6, कि रिव्यू करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए जो भी रिवार्ड स्कीम्स हैं उनको 5 से 7 में एक बार, नो दैट इज आल्सो रॉन्ग। डिस्कस विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, नहीं। यहाँ पे क्या है कि टीचर, रिमेडियल टीचर को पता है कि बच्चे को कहाँ पे डिफिकल्टी है तो उसको क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए क्लियर और स्पेसिफिक टारगेट कि मुझे बच्चे की किस चीज पे कहाँ पे काम करना है, कैसे उसको सेट करना, तो सेट करना क्लियर और स्पेसिफिक टारगेट आएगा हमारे यहाँ पे। Remedial teachers should observe the following when dealing with the behavioral problem of the people. Remedial teacher को क्या करना चाहिए, when डील कर रहा हो behavioral problem है बच्चों के साथ, should pay attention to their misbehavior, कि अगर किसी बच्चे के बिहेवियर का प्रॉब्लम है, किसी को तो फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, देखने में सुनने में किसी को प्रॉब्लम है, अलग चीज है, और किसी को बिहेवियर मतलब फिजिकली या आप कह सकते हो कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा है कि लड़ना या काम बात ना मानना, जिद्दी होना, कुछ भी जैसा अगर उसका बिहेवियर ऐसा है, उस केस में रिमेडियल टीचर को किस बात पे ध्यान रखना चाहिए, शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर, तो उनके मिसबिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ पे बच्चा किस वजह से ये ऐसा बिहेवियर कर रहा है, उसकी कारण को उसके रीजन को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे सीधा आंसर रहेगा शुड पे अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर, ठीक। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं है इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है The most common assessment method are listed for the teacher's reference, कि कौन से असेसमेंट मेथड यूज करते हैं, पता ही है हमारे स्कूल
उसमें अभी भी होते हैं एफए और एसए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और हमारा क्या है समेटिव असेसमेंट्स। तो हमारे जो थ्रू आउट एट द एंड ऑफ द ईयर होता है वो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है, और जो हमारा विद इन ईयर मतलब ईयर के बीच में होता ही रहता है 3 मंथ्स के बाद 6 मंथ के बाद हमारे जो एग्जाम होते हैं एफए बोलते हैं उनको, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो द 2 मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड्स आर लिस्टेड आर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव। किसी ऑप्शन में एक फॉर्मेटिव दे देगा, एक दूसरा दे देगा, जैसे यहाँ पे दिया एक में समेटिव दे दिया, एक में क्यूमुलेटिव दे दिया, एक में क्यूमुलेटिव दे दिया, एक में फॉर्मेटिव दे दिया, एक में फॉर्मेटिव दे दिया और इवैल्यूएशन दे दी। लेकिन हमारे 2 असेसमेंट मेथड पूछा जाएगा, तो एक एफए होता है एक एसए, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, द सेकंड वन इज समेटिव असेसमेंट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें दोनों एक साथ दिए। नेक्स्ट है टीचर मस्ट कीप इन contact with the parents to help them understand their children and to provide appropriate guidance to develop the people's क्या कह रहे हैं टीचर को है ना बच्चों के पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड, कि ताकि वो उनके बच्चों उनके पेरेंट्स को समझा पाए कि उनके बच्चे को कहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, ताकि क्या कर सके, क्या डेवलप कर सके बच्चे में, उनकी किस पोटेंशियल्स को डेवलप किया जाए, जो उनकी क्षमता है। कह रहे बच्चे ये तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, उस तरह की चीजें, उस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग या अलग से कोई चीज जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है उसमें नहीं भेज रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि टीचर को मस्ट कीप इन कॉन्टेक्ट, उनको कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए पेरेंट्स के, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ पाए, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट गाइडेंस, ताकि वो प्रॉपर गाइडेंस दे पाए, टू डेवलप करने के लिए क्या द पीपल्स पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, क्या क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है हमारी क्षमता। यहाँ पे हमारा ब्लैंक्स यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल। एक ऑप्शन दिया है इंटेलिजेंस, एक दिया है मेमोरी। तो यहाँ पे जो हमारा बेस्ट आंसर होगा वो होगा टू डेवलप द पीपल्स पोटेंशियल्स। ठीक है। नेक्स्ट है रिमेडियल टीचर शुड lays with the to seek for the professional support with a view of helping people solve their problem। remedial टीचर को शुड क्या करना चाहिए, रिलेटेड प्रोफेशनल का, रिमेडियल टीचर को शुड क्या करना चाहिए, किसके साथ कनेक्शन में रहना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, प्रोफेशनल सपोर्ट दे पाए, किसको, टू हेल्प स्टूडेंट्स सोल्व देयर प्रॉब्लम्स, कि बच्चों को उनकी समस्याओं को हल करने में हेल्प करने के लिए टीचर को, रिमेडियल टीचर को किसकी हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, वो लेनी चाहिए रिलेटेड प्रोफेशनल्स की, कि अब जिस भी फील्ड में बच्चे को प्रॉब्लम है उस फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल के साथ टीचर को क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। एक तो है स्ट्रिक्ट ट्यूटर, कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्यूटर है उसकी हेल्प लें, एक मैथ एक्सपर्ट की हेल्प लें। अगर बच्चों को मैथ में डिफिकल्टी नहीं है तो मैथ एक्सपर्ट क्या करेगा, तो ये थोड़े है कि मैथ एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे, रिलेटेड बुक राइटर, कि जो बुक राइटर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उस बुक के राइटर की हेल्प लें। नो, यहाँ पे क्या आएगा रिलेटेड प्रोफेशनल, कि आप उस फील्ड जहां पे बच्चों को दिक्कत है उससे रिलेटेड प्रोफेशनल्स की आप हेल्प लें बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बिहेवियरल स्कूल्स ऑफ द साइकोलॉजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय, जो बिहेवियरल स्कूल है ऑफ साइकोलॉजी वो किसने एस्टैब्लिश किया था, आपने पढ़ी चुके होंगे, आपको पता होगा, पावलो को आपका बीएफ स्क्वायर, याद रखना, पावलोव एंड बीएफ स्किनर ने बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, नाम याद रखना, एक स्कूल है बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, पावलो और बीएफ स्किनर के द्वारा। ठीक है, बोथ ए एंड बी दोनों आ जाएंगे इसमें, चार राइटर के नाम है पावलो, बीएफ स्किनर, पियाजे और ब्लूम वाला। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड आपका, पावलो और बीएफ स्किनर, तो लोगों ए और बी दोनों ने एस्टैब्लिश किया। उसके बाद कहते हैं कोग्निटिविज्म इज द डॉक्ट्रिन दैट कैन बी इन्वोक्ड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन even be made the object of the study itself। ये कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, हिंदी में संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से संबंधित, कोग्निटिव मतलब होता है ज्ञान से संबंधित, हमारे नॉलेज से संबंधित। तो कोग्निटिव एक डॉक्टरेट है, हम कहते हैं डॉक्टरेट करके, तो इसमें डॉक्टरी करके डॉक्टरेट करके है। ठीक है, तो कोग्निटिव क्या है, डॉक्टरेट है दैट द माइंड कैन बी इन्वोक्ड, कि माइंड दिमाग से संबंधित है, माइंड से संबंधित, माइंड कैन बी इन्वोक्ड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में even be made the object of the study itself। तो यहाँ पे एक ब्रेन दिया है, एक माइंड दिया है, एक हेड दिया है, तो आपको इसमें कौन सा आएगा, माइंड आएगा। ठीक, दिमाग, माइंड होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे emphasizes the importance of three things which of the following is not one of them।
कि जो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, हमारा मनोवैज्ञानिक जिन पियाजे, बहुत फेमस नाम है, हमारी सीडीपी में बार बार आते ही रहते हैं। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन पियाजे, वो एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थ्री थिंग, तीन चीजों के ऊपर वो एम्फेसाइज करते हैं। यहाँ पे चार दिए हुए हैं, आप कह रहे हैं इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, उनमें से एक नहीं है। यहाँ पे क्या है, मीनिंग, नो लिखा आ सकता है या फिर नॉलेज, एंड द थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये तीनों तेरे क्या है, मीनिंग, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। मीनिंग, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिन पियाजे की क्या है, जो थ्री थिंग्स है जिनके ऊपर वो एम्फेसाइज करता है, इंपॉर्टेंस बताते हैं कि मेन समझना किसी चीज का, नॉलेज आपका ज्ञान, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है मेन चीज। इसमें फोर्थ क्या दिया हुआ था, मेमोराइजेशन, याद करना, मेमोराइजिंग, तो वो हमारा इसके अंदर नहीं आता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो दिया है ना, मेमोराइजिंग, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसने जो तीन चीज बताई है हमारा मीनिंग, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फोर स्किल which of the following is या are receptive skills। सबसे पहले मैंने हमारे स्टार्ट होता ही होता था, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन होते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं। रिसेप्टिव होता है जिससे हम ग्रहण करते हैं, कुछ चीज सीखते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन से होते हैं, ग्रहणात्मक, आपकी रिसीव करते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। रिसेप्टिव का मतलब कैसे कर, रिसीव करना, रिसीव मतलब ग्रहण करना, कौन सी होती है, रिसीव करते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को, वो हमारी कौन सी होती है, हमारी वो हो जाएंगे हमारी, या तो हम सुनकर या फिर हम पढ़कर वो चीज को रिसीव करते हैं, कि हमने सुना है, हमने कहीं पढ़ा है, तो हमने वो चीज को, नॉलेज को रिसीव किया, गेन किया। तो यहाँ पे आएगा लिसनिंग एंड रिसीव। रिसेप्टिव स्किल क्या आएगा, लिसनिंग एंड आपका रीडिंग। ठीक है, पहले मेरी बात क्यों याद रखना, रिसेप्टिव में लिसनिंग और रीडिंग आएगा, और प्रोडक्टिव के अंदर राइटिंग और स्पीकिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज ए काइंड ऑफ नेटिव इंटरफेरेंस। किस सकारात्मक जो हम करते हैं ना, पॉजिटिव इंटरफेरेंस, तो किस तरह की इंटरफेरेंस कहलाती है, टारगेट लैंग्वेज, पिक्टोरियल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज। तो हमारी नेटिव लैंग्वेज, हमारी जो मातृभाषा कह सकते हैं नेटिव लैंग्वेज है, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज ए काइंड ऑफ नेटिव इंटरफेरेंस या नेटिव लैंग्वेज इंटरफेरेंस। ओके, चलो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। तो थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करते हैं, 10 क्वेश्चन हो रहते हैं, जो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।